सासू माँ आपने बेटा दिया है तो मेरी माँ ने भी बेटी दी है। निधि जल्दी से सामान बांध लो, कल शाम को गाड़ी से घर जा रहे हैं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, रितेश ने फ़ोन पर कहा। लेकिन रितेश, मेरी शाम की जो ज़रूरी मीटिंग है जिसकी तैयारी मैं पिछले 1 महीने से कर रही थी और उसमें मेरी प्रेजेंटेशन भी है, तो मैं नहीं आ पाऊँगी। आप चले जाइए और मम्मी को संभाल लीजिए। तुम्हारा फिर से वो भी मीटिंग का नाटक, तुम मेरे घर वालों को ज़रा भी नहीं चाहती हो। हर समय ना जाने का कोई ना कोई बहाना बना जाती हो। तुम्हें तो बस अपनी आज़ादी चाहिए, जब देखो मीटिंग, और ऑफिस से नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती। रितेश ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया। निधि को कभी कभी विश्वास नहीं होता था कि ये वही रितेश है जो आप उसकी स्मार्टनेस और काबिलियत का दीवाना था, जो उसके आत्मनिर्भर होने की हमेशा तारीफ़ करता था। आज वो ही कह रहा है नौकरी छोड़ दो। अब नौकरी छोड़ भी कैसे सकती हूँ, घर की ईएमआई दोनों बराबर मिलकर देते हैं। जब सैलरी आती है तो रितेश को अच्छा लगता है, जब वो किसी काम में ससुराल नहीं जा पाती है तो कुछ भी अनाप शनाप कह देता है और गुस्सा हो जाता है। गुस्सा भी ऐसा कि 3-4 दिन तक बात ही नहीं करेगा। फिर निधि उसे बड़ी मुश्किल से मनाती है। धीरे धीरे जब सामान्य हो जाता है और ज़िंदगी वापस पटरी पे आ जाती है। अभी 6 महीने पहले ही तो दोनों की शादी हुई थी। दोनों ही एक ऑफिस में सालाना मीटिंग के दौरान मिले थे। फिर दोनों का फ़ोन सिलसिला शुरू हुआ, दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। दोनों के घर वालों ने कोई आपत्ति नहीं की, उन्हें भी रिश्ता पसंद था। रितेश और निधि दूसरे शहर में रहते थे, उनके परिवार दूसरे शहर में रहते थे। दोनों के बीच वहाँ भी आना जाना था। निधि ससुराल जाती थी तो वहीं मायके भी आती थी। रितेश के घर में मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी। वही निधि के घर में मम्मी पापा थे। दोनों के परिवार ज़्यादा दूर भी नहीं रहते थे, कभी कभी उनका आना जाना भी हो जाता था। रितेश और निधि के बीच में बड़ा प्यार था, पर जब रितेश की मम्मी को कोई बात आती थी तो रितेश निधि के प्यार को भुला देता था और ऐसे व्यवहार करता था कि उसकी मम्मी की बीमारी की जिम्मेदारी सिर्फ निधि की है, क्योंकि वो उनकी सेवा करने के लिए नहीं गई। रात को वो गुस्से में घर आया। तुम है ना, हर बार बस अपनी ही चलाती रहती हो। कभी सोचा है मेरी मम्मी ने मुझे किस तरह पाला है और मेरे करियर के लिए कितने समझौते किए हैं। एक ही बेटा हूँ, बहू लाया हूँ तो तुमसे कोई उम्मीद रख भी लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर बहू का फर्ज होता है कि सास की तन मन धन से सेवा करे। तुम अपनी मीटिंग कैंसिल कर सकती हो। रितेश, ये तुम्हें क्या हो जाता है? मैं अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें तो बस पता है, फिर भी क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? अरे मम्मी बीमार है तो तुम जाओ ना, मैं कौन सा रोक रही हूँ। तुम्हारे पापा हैं, छोटी बहन है, सब मिलकर संभाल लेंगे। मैं नहीं जा सकती हूँ। रितेश गुस्से में कमरे से चला गया। निधि का चेहरा उतर गया था और आंखें भर आई थी। रितेश को अपनी मम्मी पापा के आगे कुछ भी नहीं दिखता था। मैं भी तो अपने मम्मी पापा को छोड़ कर रह रही हूँ। उनके तो कोई बेटा भी नहीं है और मेरे कोई छोटी बहन भी नहीं है। वो भी तो अकेले सब मैनेज करते हैं, तो क्या रितेश अपनी उनको संभाल नहीं सकते? दूसरे दिन रितेश माँ के घर चले गए और निधि देर रात तक अपनी मीटिंग में व्यस्त रहती थी और घर आकर सो गई। अगली सुबह फ़ोन की घंटी बजती है। उधर से रितेश गुस्से में उबल रहा था। तुम भी अजीब हो, मैं यहाँ पहुँच गया और मम्मी को डॉक्टर को दिखाया और तुमने हाल भी नहीं पूछे। घर की बहू हो, तुम्हारा फ़र्ज मैं निभा रहा हूँ, इनकी सेवा कर रहा हूँ। निधि शांति से बोलती है। मैं रात को 1 बजे घर आई थी, कल बहुत थक गई थी। अब तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने उन्हें आराम बताया है। अब बुढ़ापे का शरीर है, जल्दी से थक जाती हैं। कुछ टेस्ट करवाने हैं। मनु की भी परीक्षाएं चल रही हैं, जैसे तैसे खाना बना लेती है। तुम कल आ जाओ, अब तो कोई मीटिंग भी नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। यहाँ सब रिश्तेदार बातें बना रहे हैं कि इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। तुम्हारा काम मेरी बहन मनु कर रही है। निधि अगले 2 दिनों की छुट्टी लेकर ससुराल चली जाती है। उसे देखकर सास ताने देती हैं, फुर्सत मिल गई मुझसे मिलने की। सोचा होगा अब तो ये चली जाएगी तभी आएगी। मेरी बेटी चौके में लगी है, पर तुझे शर्म नहीं आती? भाभी के होते हुए ननद रसोई में पसीना बहा रही है। अब कितने दिनों के मायके में है, कुछ समय बाद तो इसकी शादी करके ही अभी भी आराम नहीं मिल रहा है। निधि अपने सास के रवैये से भली भांति परिचित थी, पर वो कुछ जवाब नहीं देती है। उसे पता था यहाँ पर एक शब्द भी बोलेगी तो 100 शब्द सुनने को मिलेंगे, इसीलिए वो चुप ही रहती थी। चुपचाप रसोई में अपना काम किया और मायके फ़ोन किया और मम्मी से बात की। मम्मी से बात करके उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसकी मम्मी की तबीयत पिछले 4 दिनों से ख़राब थी। वो बिस्तर पर थी और घर में पापा ही रसोई और अस्पताल दोनों संभाल रहे थे।
उसे ऑफिस के काम थे, मीटिंग थी, इसीलिए बताया नहीं, पर अब इसलिए बता दिया कि वो ससुराल तो आई हुई है तो मायके भी मिलने को आ जाएगी। रात के खाने की तैयारी करके वो अपनी सास से बोली कि मुझे मायके जाना है, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, 2 दिन वहाँ रह आऊँगी। ये सुनते ही घर में कोहराम मच गया। तुझे अपनी मम्मी की पड़ी है और मैं जो बीमार हूँ उसका क्या? अच्छा, तो तुझे अपनी मम्मी की बीमारी का पता था, इसीलिए तो तू आई है, वरना तू आती भी नहीं। कोई ना कोई बहाना बना देती। तुझे हम अपने घर की सेवा के लिए लाए हैं या तेरी माँ की सेवा करती रहेगी? मम्मी जी, मुझे मम्मी ने अभी बताया है कि वो 4-5 दिनों से बीमार है। फिर यहाँ तो रितेश है, मनु है, पापा जी हैं, सब मिलकर संभाल लेंगे। और अब आपकी तबीयत भी पहले से बेहतर है तो मैं मम्मी के पास जाकर आती हूँ, 2 दिन में आ जाऊँगी, निधि ने कहा। उसकी बात घर में आते हुए रितेश ने सुन ली और अपना निर्णय दे दी कि तुम कहीं नहीं जाओगी, इधर रहकर ही मम्मी की सेवा करोगी। काम से बचने के लिए मायके जाने का बहाना मत बनाओ, तुम कहीं नहीं जा रही हो। निधि का मन वैसे ही बेचैन हो रहा था, उस पर सास और पति दोनों मना कर रहे थे। सासू माँ अच्छी भली हो गई थी, अब जाने में क्या परेशानी है। निधि, तू कहीं नहीं जा रही है, मैंने अपना बेटा तुझे क्या दे दिया, तू तो मेरे और मेरे त्याग को भुला बैठी। रितेश को 9 महीने पेट में रखा था, रातों को जाकर दूध पिलाया था, बीमारी में इसकी देखभाल की थी, इसकी पढ़ाई के लिए खुद की इच्छाओं को मारा था। कितनी मुश्किल से रितेश को पाला और पढ़ाई करवाई। आज मेरी उस तपस्या का ये फल मिल रहा है कि उसकी पत्नी मेरी सेवा करने से मना कर रही है। बहुत मुश्किल होता है पाले हुए बेटे को किसी को ऐसे सौंपना। तेरी मम्मी को तो मुफ्त में ही दामाद मिल गया। ये सुनकर निधि सन्न रह गई। वो फिर हिम्मत करके कहती है, मम्मी जी माफ़ कीजिए, आपने बेटा दिया है तो मेरी माँ ने भी बेटी दी है, वो भी देना आसान नहीं है। आपका बेटा तो आपके पास जब चाहे आ सकता है, जब चाहे आपकी सेवा कर सकता है, पर मुझे तो अपनी मम्मी से मिलने के लिए भी आपसे पूछना पड़ रहा है। मैं बहू हूँ तो एकदम से जा भी नहीं सकती हूँ। आपने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया है तो मेरी मम्मी ने भी कम नहीं किया है। तपस्या तो पालने के लिए हर माँ करती है, वो बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करती। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे पढ़ाया, अपने पैरों पे खड़ा किया। मैं भी रितेश की जितना ही कमाती हूँ, पर आपकी बंदिशों ने मुझे जकड़ रखा है। मैं हमेशा से समझौता करके चलती रही हूँ। रितेश से मैं प्यार करती थी और इनके अच्छे व्यवहार के कारण मैं इनसे शादी की, पर मुझे पता नहीं था कि प्यार की और शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत अलग होती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। कोई भी इंसान को उसका असली व्यवहार साथ रहने पर ही पता चलता है। मैंने इतने दिनों अपने मम्मी पापा के सिखाए संस्कारों का मान रखा और मैं निभाती रही, पर आज मैं रुकूंगी नहीं। मेरी उसी माँ को मेरी बहुत ज़रूरत है। और निधि अपना सामान लेकर जाने लगी थी। रितेश ने कह दिया, सोच समझ कर जाना, अगर आज तुम गई तो फिर घर में कभी नहीं आओगी। निधि भी हिम्मत करके चली गई। निधि मायके पहुंची कि उसकी मम्मी जैसे उससे मिलने के लिए ही रुकी हुई थी। निधि को देखकर उसकी अंतिम सांस ली और दुनिया से चली गई। मम्मी के इस तरह जाने से निधि सदमे में आ गई। अब पापा को अकेले छोड़ना संभव नहीं था। घर का हिसाब किताब करके और पापा को साथ लेकर निधि वापस शहर चली गई। वहाँ अलग से घर किराए पर ले लिया और रितेश वाले घर की दूसरी चाबी थी। वहाँ से अपना सामान लेकर चली गई। रोज़ ऑफिस में रितेश से सामना होता था। रितेश को लगता था कि निधि को इस तरह नहीं जाना चाहिए था और निधि को लग रहा था कि उसने अपनी मम्मी से मिलकर कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि अगर वो उस दिन नहीं जाती तो उसकी माँ उससे मिले बिना ही चली जाती। कुछ दिनों से रितेश ऑफिस नहीं आ रहा था। पूछने पर पता चला कि उसकी छोटी बहन मनु की शादी है। रितेश ने उसे बुलाया नहीं था। हालांकि रितेश और निधि ने तलाक नहीं लिया था, फिर भी दोनों अलग ही रह रहे थे। निधि ने भी बिना बुलाए जाना जरूरी नहीं समझा। इसी तरह दिन बीत रहे थे। 1 साल निकल गया। निधि के पापा अपनी पत्नी के बिना ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाए और संसार से चले गए। निधि को संतोष था कि उसने अपने पापा की सेवा तो की, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। अब निधि अकेली ही रह रही थी। रोज़ ऑफिस जाती थी और अपना काम करती थी। एक दिन अपने घर में घंटी बजी तो एकदम से रितेश को देखकर चौंक गई। आज तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? उसने सवाल किया। मैं तुमसे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने हमेशा तुम पर अपनी सोच थोपी थी, कभी तुम्हारी भावनाओं को महसूस नहीं किया, कभी तुम्हारे दर्द को नहीं समझा।
तुम्हें अपनी मम्मी से मिलने तक को रोका था, पर मैं भी भूल गया था कि जैसे मेरी मम्मी है वैसे ही तुम्हारी भी मम्मी है। निधि को ये सब सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसने यही कहा कि अच्छा, अचानक से ये भावनाएं, ये दर्द कैसे महसूस हुआ? इसके पीछे कोई तो कारण होगा, वरना तुम्हारा जैसा व्यवहार है उसमें बदलाव आना एकदम से असंभव सा है। हाँ, जब खुद पर बीतती है तभी हर दर्द का एहसास होता है। जब से छोटी बहन मनु की शादी की है, सारे एहसास हो रहे हैं। वो भी नौकरी करती है, पर बहुत मजबूर है। दामाद जी ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है, कभी भी घर नहीं भेजते हैं। कुछ दिनों पहले पापा को हार्ट अटैक आया था, वो अस्पताल में भर्ती थे। हमने कहा कि मनु को कुछ दिनों के लिए भेज दें, पर दामाद जी ने भेजा नहीं। मुझे भी छुट्टी नहीं मिल पाई, सीनियर्स के साथ मीटिंग थी। मम्मी को अकेले भागदौड़ करनी पड़ी, पर मनु के ससुराल वालों ने उसे भेजा नहीं। तब जाकर मम्मी और मुझ में समझ में आया कि जब हमने अपनी बहू का दिल दुखाया है तो हमारी बेटी को कैसे सुख मिल सकता है। जो हम दूसरों की बेटी को देंगे वही तो पलटकर हमें मिलेगा। अब मनु मायके आने के लिए तरस जाती है। पहले तो बाहर नौकरी करने जाती है, फिर ससुराल वालों की नौकरानी बनकर सेवा करती है। बहुत दुखी है। तुम हम सबको माफ़ कर दो ताकि हमारे मन का बोझ हल्का हो सके। रितेश ने कहा तो निधि का दिल पिघल गया। आखिर उसने रितेश से प्यार किया था, यही प्यार था, तभी तो उसने अभी तक तलाक लेने की नहीं सोची। एक प्यार की डोर थी जिससे वो आज भी बंधे हुए थे। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें तुम्हारी मम्मी से भी मिलने से रोका और दोबारा घर आने को नहीं कहा, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि वापस घर चलो, हम सबको संभाल लो। सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। निधि का पत्थर दिल पिघल गया। पत्नी तो वैसे भी पति की हर गलती माफ़ कर देती है, तो वापस अपने ससुराल अपने घर चल दी, क्योंकि रिश्ते चाहे खून के हो या धर्म के, ऐसे ही तो तोड़े नहीं जाते। पाठकों, बहू को तकलीफ़ देने वाले कभी भी चैन नहीं पाते। दूसरों की बेटी को दुख देने से पहले सोच लेना चाहिए कि अपनी ही बेटी के साथ ये सब हो तो कैसा लगेगा। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।